हेलो दोस्तों, आप सभी का बॉटनी पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपनी जो क्लास रहेगी वो बायोलॉजी के रिगार्डिंग रहेगी। बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे इस क्लास के बारे में। और इस बायोलॉजी की क्लास में हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा एक एक कंटेंट जो होगा बायोलॉजी के रिगार्डिंग वो बात करेंगे। बायोलॉजी की क्लास में सबसे पहले हम बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे कि बायोलॉजी की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद ये जो बायोलॉजी का जो वर्ड है वो कौन सी भाषा से बना हुआ है या कौन सी भाषा से डेरिवेट हुआ है। इसके बाद बायोलॉजी के फादर कौन है, बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस होती है और बायोलॉजी जो वर्ड था सबसे पहले किसने दिया था, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज की जो हेडिंग रहेगी अपनी वो रहेगी बायोलॉजी। तो पहले बात करते हैं अपन सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन की। तो सीधा सा मतलब होता है, बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हिंदी में बोलेंगे जीवित जीवों का अध्ययन। स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अपनी क्या कहलाती है, बायोलॉजी। यानी इस बायोलॉजी के अंदर जो चीज पढ़ेंगे उसके अंदर सबसे मेजर चीज क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ये जो वर्ड दिया रखा है इसकी डेफिनेशन में, तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। जीवित जीव किससे बोलेंगे, ओके। तो जीवित जीव वो होते हैं जो उनके पास खुद का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, यानी हिंदी में बोलते हैं उनकी खुद की एक सेल यानी कोशिकीय संगठन होना चाहिए। यानी सेल होगी, इस सेल के डिफरेंट डिफरेंट भाग होंगे। जैसे अपन बात करें सेल मेम्ब्रेन हुआ, सेल वॉल हुआ, सेल के जो ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूरा उसके कोशिकीय संगठन के अंदर आता है। इसके अलावा उनकी जो सिस्टम है वो सब किसके अंदर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बात करेंगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होता है जिसके अंदर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का खुद का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रेजेंट होनी बहुत ही आवश्यक है। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी जरूरी है। यानी ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रदर्शित करेगा। अब बात ये है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को अपन बोलते हैं जैव रासायनिक क्रियाएं। ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी, दो। सबसे पहली जो होती है उसे अपन बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, और जो दूसरी होती है उससे अपन बोलते हैं एनाबॉलिज्म। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितने प्रकार की होती है, दो। पहला टाइप जो होता है उसे अपन बोलेंगे कैटाबॉलिज्म, और जो दूसरा टाइप होगा उससे अपन बोलेंगे एनाबॉलिज्म। अब इस चीज को ध्यान से देखो, कैटा और एना। कैटा का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना, यानी किसी चीज को ब्रेक करना, और एना का मतलब होता है किसी चीज को फॉर्म करना। तो इसको अपन थोड़ा एग्जांपल के थ्रू भी देखेंगे कि कैटाबॉलिज्म कौन सी प्रोसेस होती है और एनाबॉलिज्म कौन सी प्रोसेस होती है। तो कैटाबॉलिज्म के अंदर किसी चीज को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, जबकि एनाबॉलिज्म के अंदर किसी चीज को किसी चीज का क्या किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, यानी कि वो चीज बनेगी। तो आपने देखा होगा कि प्लांट के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है। एक जो प्रोसेस होती है उसका नाम है रेस्पिरेशन, और जो दूसरी जो प्रोसेस होती है उसका नाम है फोटोसिंथेसिस। मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर इन दोनों रिएक्शन का दोनों प्रोसेस का बहुत बड़ा रोल है प्लांट के अंदर।
सबसे पहले रेस्पिरेशन। तो आपने देखा होगा कि जो श्वसन होता है, इस श्वसन के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थ जो होंगे वो टूट के क्या बनाते हैं, सिंपल कार्बनिक पदार्थ। यानी कंडीशन क्या रहेगी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होंगे वो टूट के क्या बनाएंगे, सिंपल मॉलिक्यूल। ओके, लेकिन रेस्पिरेशन के अंदर कंडीशन ये रहती है कि O2 की प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है। यानी रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी जिसमें जटिल मॉलिक्यूल जो होंगे वो टूट के किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सिंपल प्रकार के अणुओं में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो O2 का होना बहुत ही जरूरी है। तो आप एक ध्यान से समझो, यानी यहां पर जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है जिसमें अपन देखते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर ये जो ग्लूकोज होता है C6H12O6, ये टूट के ग्लाइकोल एसिड के थ्रू दो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो किसके बना देते हैं, पायरुवेट के। किसके बना देते हैं, पायरुवेट के। यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, 6 कार्बन कंपाउंड था, उसने टूट के दो मॉलिक्यूल किसके बना दिए, पायरुवेट के। यानी सीधा सा मतलब ये हुआ कि कैटाबोलिज्म के अंदर जटिल मॉलिक्यूल टूट के सिंपल प्रकार के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गए। यानी उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, कैटाबोलिज्म। यानी जो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये किसका एग्जांपल है, कैटाबोलिज्म। यानी इसमें किसी चीज का क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ब्रेक का मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होंगे टूट के क्या बनाएंगे, सिंपल मॉलिक्यूल। कंडीशन क्या है कि इसमें O2 का होना बहुत ही जरूरी है। एग्जांपल के तौर पर अपन देखते हैं कि रेस्पिरेशन के अंदर जो कार्बनिक कंपाउंड होता है जिसे अपन बोलते हैं ग्लूकोज, वो टूट के लास्ट में ग्लाइकोल एसिड की प्रोसेस के थ्रू दो मॉलिक्यूल किसके बना देता है, पायरुवेट एसिड के। ओके, तो ये किसका एग्जांपल है, कैटाबोलिज्म का, यानी किसी चीज का ब्रेक होना। नाउ दूसरा जो है एग्जांपल मेटाबॉलिक एक्टिविटी का, वो है एनाबॉलिज्म, जिसका मतलब होता है किसी चीज का बनना, फॉर्म होना। तो आपने प्लांट के अंदर एक दूसरी रिएक्शन होती है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इसके बारे में पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि लाइट की प्रेजेंस में, ओके, लाइट की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट होते हैं, कैसे होंगे, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट का मतलब होता है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। ग्रीन प्लांट क्या करेंगे, लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं और साथ में क्या प्रेजेंट रहता है, क्लोरोफिल। यानी सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे जो पौधे हैं वो वातावरण की CO2 को एब्जॉर्ब करके और क्या बनाते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो है ये रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, एनाबॉलिज्म। यानी किसी चीज का बनना एनाबॉलिज्म और किसी चीज का टूटना वो क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म के रिगार्डिंग अगर आपको एग्जांपल पूछ ले तो उसका एग्जांपल है रेस्पिरेशन, और एनाबॉलिज्म अगर आपको एग्जांपल पूछे तो उसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जिसके अंदर किसी चीज को बनाया जाता है, यानी फूड का फॉर्मेशन किया जाता है। नाउ पहला पॉइंट था अपना सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तीसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा रिप्रोडक्शन। यानी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या शो करेंगे, जनन शो करेंगे, रिप्रोडक्शन शो करेंगे। अब हमें पता है कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो जनरली 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप। पहला जो होगा जिसे अपन बोलते हैं वेजिटेटिव, दूसरा जो होता है एसेक्सुअल, और तीसरा जो होता है सेक्सुअल। ये 3 टाइप के रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है। इसके अलावा ये जो वेजिटेटिव होता है उसके अंदर किसी तरह के कोई गैमेट वगैरह का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी अपन ये कहे कि गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा वेजिटेटिव और एसेक्सुअल के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, एक जो होगा मेल गैमेट होगा और दूसरा जो होगा फीमेल गैमेट होगा।
ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे, वो फ्यूज होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आगे अपन और नेक्स्ट जब क्लास होती रहेगी तो उसके अंदर ये सब चीजें पढ़ेंगे, जब रिप्रोडक्शन वाला अपना टॉपिक आएगा तो इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको जस्ट जनरल ये समझा रहा हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। तो सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, उनके पास खुद की मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और रिप्रोडक्शन होता है। और नेक्स्ट वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या प्रदर्शित करें? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चौथा पॉइंट क्या है? वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रदर्शित करें, यानी उसके अंदर वृद्धि होनी चाहिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। पांचवा जो पॉइंट रहेगा वो क्या शो करे? लोकोमोशन, यानी गमन शो करे। तो ये जो कुछ पॉइंट है जिसके थ्रू अपन ये आइडिया लगा सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जीवित जीव क्या होते हैं, तो आपको ये नहीं बोलना सीधा सा सिंपल सा कि जो श्वास ले वो जीवित जीव है, तो ऐसे नहीं बोलना। आपको क्या बोलना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो बेसिकली ये 4-5 जो कैरेक्टर होते हैं उसके आधार पर उनको परिभाषित किया जाता है। तो पहला जो होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी उसका खुद का कोशिकीय संगठन होगा। दूसरा जो होगा मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो करेंगे वो। तीसरा होगा उनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा। चौथा जो होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड पांचवा जो होगा वो लोकोमोशन। इसके अलावा और भी चीज होती है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब अपन ये रिप्रोडक्शन वगैरह पढ़ेंगे तब। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करने के बाद आपको मोटा मोटा ये समझ में आ गया होगा कि बायोलॉजी के अंदर अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जो मैंने आपको 4-5 पॉइंट बताए वो आपको याद रखना है। नाउ ये जो बायोलॉजी वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। कौन सी भाषा से डेरिवेट हुआ है? तो आपको याद रखना है ग्रीक वर्ड। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको कि बायोलॉजी जो शब्द होता है वो कौन सी भाषा से उत्पन्न हुआ है या कौन सी भाषा से डेरिवेट हुआ है, तो आपको याद रखना ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। ओके, ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक होता है बायोस, दूसरा होता है लोगोस। ओके, बायोस का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है लाइफ, और जो लोगोस का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है स्टडी। ओके, यानी बायोस का मतलब हुआ लाइफ और लोगोस का मतलब हो गया स्टडी। तो सीधा सा इसका मतलब होगा लाइफ का मतलब जीवन, यानी जीवन का अध्ययन। ओके, तो धीरे धीरे इसके बारे में और डिस्कवरी होती गई और उसकी परिभाषा बदलते गए और फाइनली एक साइंटिफिक परिभाषा निकली बायोलॉजी की, जिसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, यानी बायोस और लोगोस से, बायो जो वर्ड है इसका मतलब होता है लाइफ और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, जिसका सीधा मतलब हुआ जीवन का अध्ययन। ओके, नाउ ये जो बायोलॉजी वर्ड था सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड फर्स्ट टाइम किसने प्रपोज किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी दे रखा है कि बायोलॉजी जो शब्द था सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया। तो दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था लेमार्क और दूसरे जो थे इनका नाम था ट्रेविनस। ओके, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1802 के अंदर सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड यूज किया था, यानी इन्होंने सबसे पहले इस शब्द का यूज किया कि बायोलॉजी के रिगार्डिंग, यानी इसकी जो परिभाषा है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उससे पहले लेमार्क और ट्रेविनस ने 1802 के अंदर सबसे पहले इस शब्द को यूज किया गया था। नाउ अब बात करते हैं बायोलॉजी के
फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी के जनक कौन है। तो आप सब लोग जानते हो कि सुना भी होगा, एक महान दार्शनिक थे जिनका नाम है एरिस्टोटल, हिंदी में बोलते हैं अरस्तु। ये थोड़े साइंटिफिक नाम है इसलिए थोड़े अलग है, बोलने में थोड़े अलग लगते हैं, लेकिन जैसे आपने देखा होगा अपने इंडिया के अंदर जो नाम होते हैं वो इजीली अपन बोल सकते हैं, जैसे रमेश, सुरेश, लेकिन वहां के जो नाम है थोड़े अलग होते हैं नाम, तो थोड़े बोलने में उनको प्रॉब्लम रहती है और याद करने में भी थोड़ी डिफिकल्टी रहती है। जैसे अपन किसी प्लांट का नाम पढ़ेंगे तो उसमें भी देखा होगा आप लोगों ने, जैसे मैं मैंगो का नाम बताऊं, मैंजीफेरा इंडिका है, थोड़ा बोलने में अलग लगता है, लेकिन एक आप हिंदी में बोलते हैं आम। तो वैसे वैसे फादर ऑफ जो बायोलॉजी थे उनका क्या नाम था, एरिस्टोटल था। ओके, इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बहुत बड़ी व्याख्या की थी, बायोलॉजी के बारे में उनकी क्या राय थी, उनके बारे में सबसे पहले बताने वाले जो थे वो कौन थे, एरिस्टोटल, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी। नाउ बायोलॉजी को दो ब्रांच में डिवाइड किया गया है, यानी बायोलॉजी की दो शाखाएं होती है। एक जो शाखा है वो कहलाएगी बॉटनी, और दूसरी जो शाखा होती है वो क्या कहलाएगी, जूलॉजी। यानी बायोलॉजी की कितनी ब्रांच है, टू ब्रांच। ओके, एक बॉटनी और एक जूलॉजी, यानी वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। सबसे पहले अपन बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट। बॉटनी का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट, जबकि जूलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ एनिमल्स। यानी इसके अंदर हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और जूलॉजी के अंदर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। नाउ फादर ऑफ जो बॉटनी है थियोफेस्टस को कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। ओके, ये ध्यान रखना, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल। नाउ फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। ओके, ये जो बायोलॉजी के जो फादर है एरिस्टोटल, उन्हीं के ये स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस। इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने प्लांट के बारे में पूरी डिटेल स्टडी की थी, लगभग 3000 प्लस प्लांट थे उनके बारे में उन्होंने बताया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। जबकि फादर ऑफ जो एनिमल होंगे वो क्या किसे कहेंगे, एरिस्टोटल को कहा जाता है। नेक्स्ट, अब इस क्लास को थोड़ा और आगे की तरफ ले जाते हैं कि प्लांट के अंदर मैं बॉटनी पढ़ा रहा हूं, तो आपको सबसे पहले बॉटनी के रिगार्डिंग पढ़ेंगे अपन। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक साइंटिस्ट थे, बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, टैक्सोनॉमिस्ट थे, जिनका नाम है इक्लर। 1839 टू 1887 एक बड़े फेमस टैक्सोनॉमिस्ट थे, ये याद रखना। इक्लर जो थे बड़े फेमस टैक्सोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक सिस्टम दिया था जिसका नाम है इक्लर क्लासिफिकेशन। ओके, यानी सबसे पहले अपन ने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड था लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा। इसके बाद फादर कौन है बायोलॉजी के, उसके बारे में पढ़ा। फिर बायोलॉजी का जो शब्द था वो सबसे पहले किसने दिया था, उनके बारे में पढ़ा। और उसके बाद बायोलॉजी की कितनी ब्रांच है
और उन ब्रांच के जैसे बॉटनी है तो बॉटनी के फादर कौन है, और जूलॉजी है तो जूलॉजी के फादर कौन है, उनके बारे में पढ़ा। अब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं तो प्लांट के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। अपन बॉटनी पढ़ रहे हैं तो बॉटनी के अंदर सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन था, और उस क्लासिफिकेशन का नाम था इक्लर का क्लासिफिकेशन। एक इक्लर जो थे एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे और टैक्सोनॉमिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि प्लांट का वर्गीकरण करने के लिए उन्हें कुछ पॉइंट दिए, यानी उनका जो क्लासिफिकेशन था बेसिकली फ्लावर पे था, यानी फ्लावर के बेस पे था, फ्लावर बेसिस था। इन्होंने प्लांट के अंदर फ्लावर की एब्सेंस एंड प्रेजेंस के आधार पर इक्लर का क्लासिफिकेशन प्रदर्शित किया था और प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया, यानी जो प्लांट किंगडम था उनको दो भागों में डिवाइड किया। कंडीशन क्या थी कि फ्लावर जो होंगे presence and absence of flower। इस सिस्टम की कंडीशन ये थी कि फ्लावर प्रेजेंस हो या एब्सेंस, इसके आधार पर प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया था। यानी इक्लर ने प्लांट किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया और ये जो दो भाग थे, एक भाग जो था उसको नाम दिया था क्रिप्टोगेमी, और जो दूसरा जो भाग था उसका नाम दिया था फेनेरोगेमी। यानी प्लांट किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया, दो डिवीजन हो गए, एक क्रिप्टोगेमी और एक दूसरा क्या था फेनेरोगेमी। और ये जो दोनों भाग थे क्रिप्टो और फेनेरोगेमी, इनका जो बेसिस था यानी जो आधार था वो क्या था, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर। हमें पता है कि किसी भी प्लांट के अंदर फ्लावर जो होता है एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, अंग होता है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्टिव जो पार्ट होता है किसी प्लांट का वो क्या है, फ्लावर है, एक मॉडिफाइड सूट होता है और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। उस फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ये हमें पता है। तो उसी को उन्होंने बेस बनाया था और उसी के आधार पर प्लांट किंगडम को दो भागों में डिवाइड किया, एक क्रिप्टोगेमी और एक जो था फेनेरोगेमी। अब बात करते हैं सबसे पहले क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी का मतलब होता है कि इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो कैसे होते हैं, हिडन होते हैं। हिडन का मतलब होता है छुपे हुए, दिखाई नहीं देते। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिप्टोगेमी का मतलब क्या हुआ कि जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो कैसे रहेंगे, हिडन रहेंगे। जबकि फेनेरोगेमी इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जस्ट इसका और क्या हो जाएगा, उल्टा, यानी सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो कैसे दिखेंगे, विजिबल, अपेयर होंगे, प्रदर्शित होंगे। यानी सीधे सा मतलब ये हुआ। अब मैं बात कर रहा हूं सेक्स ऑर्गन की, तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्लांट के अंदर जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो क्या है, फ्लावर। उसी फ्लावर के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ तो इसके अंदर जो फ्लावर वगैरह जो होंगे वो दिखाई नहीं देंगे, हिडन रहेंगे, क्योंकि इसका मतलब है सेक्स ऑर्गन हिडन और फेनेरोगेमी का मतलब होता है सेक्स ऑर्गन क्या रहेंगे, विजिबल। यानी इसके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होंगे और इसके अंदर फ्लावर एब्सेंट होंगे। तो ये दोनों का बेस था कि फ्लावर की एब्सेंस एंड प्रेजेंस के आधार पर क्रिप्टोगेमी और फेनेरोगेमी दो भागों में डिवाइड किया प्लांट किंगडम को। ओके, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं कि क्रिप्टोगेमी क्या होता है और फेनेरोगेमी क्या होते हैं। तो पहली वाली जो अपनी हेडिंग रहेगी
वो रहेगी क्रिप्टोगेमी के बारे में पढ़ेंगे। क्रिप्टोगेमस नहीं बोलना है, गेमी बोलना है। सबसे पहला क्रिप्टोगेमी, पहला जो डिवीजन था इक्लर ने जो बताया, उसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन थे वो हिडन रहे थे। तो क्रिप्टोगेमी को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। कितने टाइप थे? 3। सबसे पहला जो था उसका नाम दिया उन्होंने थैलोफाइटा। दूसरा जो था ब्रायोफाइटा, और तीसरा जो था टेरिडोफाइटा। यानी क्रिप्टोगेमी को इक्लर ने 3 सब डिवीजन के अंदर डिवाइड कर दिया। पहला जो था थैलोफाइटा, दूसरा जो था ब्रायोफाइटा, तीसरा जो था टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा के अंदर सबसे पहले थैलोफाइटा के बारे में समझते हैं कि थैलोफाइटा होता क्या है। ये जो थैलोफाइटा है, इसके अंदर जो प्लांट बॉडी होती है वो किस फॉर्म में होगी? थैलोइड के फॉर्म में, यानी थैलस के रूप में होगी। हिंदी में क्या बोलते हैं? थैलस। इस वर्ड को थैलोफाइटा को अपन 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, यहां से क्रॉस कर देते हैं। एक क्या हुआ? थैलो, दूसरा क्या हुआ? फाइटो। थैलो का मतलब होता है थैलोइड, थैलस, और फाइटा का मतलब होता है प्लांट। फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तो थैलोफाइटा का मतलब हुआ कि ऐसे प्लांट जिसके अंदर प्लांट बॉडी कैसी होगी? थैलोइड होगी। ओके, तो वो कौन से डिवीजन में आ जाएंगे? थैलोफाइटा। तो इसका एग्जांपल है एल्गी। दूसरा जो एग्जांपल है इसका फंजाई और लाइकेन। ये तीनों है, एल्गी यानी शैवाल, फंजाई यानी कवक, और लाइकेन। ये तीनों किसके अंदर पढ़ते हैं अपन? थैलोफाइटा के अंदर। ये इक्लर के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग है, जिसमें प्लांट बॉडी कैसी होगी? थैलस में होगा। ओके, और वाटर इसेंशियल होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट दूसरा जो है इसको कहते हैं अपन ब्रायोफाइटा। दूसरा अपना क्या है? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, आपने एक एग्जांपल सुना होगा, जैसे ब्रायोफाइटा को जीव जगत के उभयचर कहा जाता है, यानी एम्फीबियन कहते हैं अपन, क्योंकि ये एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों प्रकार की हैबिट और हैबिटेट शो कर रहे हैं। यानी ये पानी में भी रह सकते हैं और स्थल यानी धरातल पे भी रहते हैं, इसलिए उनको एम्फीबियन कहा जाता है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर अपन, आप लोगों ने कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, रिक्सकिया, मार्किंसिया, ये सब किसके एग्जांपल है? ब्रायोफाइटा। इसके अलावा एंथोसिरोस और मोसेस, ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं अपन? ब्रायोफाइटा के अंदर। ओके, नाउ तीसरा जो एग्जांपल है वो है टेरिडोफाइटा। तो उसके एग्जांपल है क्लब मॉस, हॉस्टेल, ये किसके अंदर आते हैं? टेरिडोफाइटा के अंदर। जब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, यानी जब एल्गी की अपन क्लास स्टार्ट करेंगे तब उसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि थैलोफाइटा के अंदर कौन कौन से मेंबर है, उनकी कितनी क्लास है, उसके बारे में एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा जब की क्लास होगी तो ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे, और जो टेरिडोफाइटा है उसके बारे में जब उनकी क्लास होगी तो टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। ये भी आपको मैं जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि इक्लर जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने प्लांट किंगडम को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 2, जिसमें फ्लावर की प्रेजेंस एंड एब्सेंस, ये 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, उसी के आधार पर उन्होंने किसी प्लांट को क्लासिफाई किया था। ओके,
तो क्रिप्टोगैम के अंदर जो सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो हिडन। तो आपने देखा होगा कि इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन है वो विजिबल नहीं होती, खुली आंखों से नहीं दिखते। ओके, तो इसके अंदर फ्लावर वगैरह जो होंगे वो एब्सेंट रहते हैं, इसीलिए इक्लर ने इनको क्रिप्टोगैमी के अंदर रखा। नाउ दूसरा जो है अपना डिवीजन, वो फेनोरोगैमी, यानी फेनोरोगैमी के अंदर सेक्स ऑर्गन जो होंगे यानी फ्लावर जो होगा वो विजिबल होगा, दिखाई देगा, उसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो उसको इक्लर ने दो भागों में डिवाइड किया। एक जो था मोनोकोटिलिडन और दूसरा जो था डाइकोटिलिडन। इक्लर ये मानते हैं कि मोनोकोट का जो इवोल्यूशन था वो डाइकोट से पहले हुआ, तो उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन के अंदर मोनोकोट को पहले रखा था और डाइकोट को उन्होंने बाद में रखा था। ओके, तो ये बताते हैं कि फेनोरोगैमी जो होते हैं उनको दो सब डिवीजन में डिवाइड किया गया था, एक जिसे अपन बोलेंगे मोनोकोट, एक जिसे अपन बोलेंगे डाइकोट। ओके, मोनोकोट का मतलब होता है जिसके अंदर एक बीजपत्र हो, मोनो का मतलब एक और कोटिलिडन का मतलब होता है बीजपत्र, यानी ऐसे प्लांट जिसके अंदर केवल एक ही बीजपत्र हो उसे अपन बोलेंगे मोनोकोट, और ऐसे प्लांट जिसके अंदर कितने बीजपत्र हो, दो, डाई का मतलब दो, तो कोटिलिडन का मतलब होता है बीजपत्र, यानी ऐसे प्लांट जिनके अंदर दो बीजपत्र हो उसे अपन बोलेंगे डाइकोट। ओके, फर्दर इक्लर ने इस डाइकोटिलिडन को दो भागों में डिवाइड किया। एक जो होगा अपना कहलाता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा जो कहलाता है एंजियोस्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों, यानी इक्लर ने मोनोकोट को पहले रखा था और डाइकोट को बाद में रखा था, और डाइकोट को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया। एक जो भाग होगा वो कहलाएगा जिम्नोस्पर्म और दूसरा जो भाग होगा वो कहलाएगा एंजियोस्पर्म, यानी अनावर्त बीजी और आवर्त बीजी। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब है सीड कैसे होंगे, नेट, यानी सीड के चारों ओर कवर या पेरिकार्प नहीं होती, फल भित्ति नहीं होती जिम्नोस्पर्म के अंदर, यानी उनके जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, खुले होंगे, नग्न होंगे। दूसरा जो है यानी पेरिकार्प का मतलब होता है फल भित्ति नहीं पाई जाती, चारों ओर कवर नहीं पाया जाता। जैसे आपने देखा होगा कि हम ऐसे फ्रूट वगैरह जब खाते हैं तो आपने देखा होगा उसका जो सीड होता है वो अंदर होता है, उसके चारों ओर जो खाने वाली जो भित्ति होती है फल भित्ति पेरिकार्प, तो उसके अंदर कवर नहीं रहता। जिम्नोस्पर्म के सीड कैसे दिखेंगे, खुले दिखते, तो उनको कहा जाता है नेक्ड। ओके, इसीलिए उनका नाम रखा है अनावर्त बीजी, यानी उसके चारों ओर आवरण नहीं होता। ओके, नाउ दूसरा जो था जिसे अपन बोलते हैं एंजियोस्पर्म, यानी आवर्त बीजी, यानी इसके अंदर जो सीड होंगे उसके चारों ओर क्या होगी, पेरिकार्प, फल भित्ति पाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा मैंगो खाते हैं तो जो गुठली होती है वो अंदर की तरफ होती है और उसका जो खाने वाला भाग होता है वो बाहर होता है, चारों ओर होता है। तो इसके अंदर जो सीड होंगे वो चारों ओर से कवर रहते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है एंजियो, यानी आवर्त बीजी। और जिम्नो के अंदर जो सीड होंगे वो नेक्ड होते हैं, खुले दिखाई देते हैं,
इसीलिए इनको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म या अनावर्त बीजी। तो एकलर ने प्लांट किंगडम को समझाने के लिए दो डिवीजन दिए। पहला जो डिवीजन था उसके अंदर उन्होंने क्रिप्टोगेमी को रखा और दूसरा जो डिवीजन था उसके अंदर उन्होंने फेनोगेमी को रखा था। और कंडीशन ये थी, उनका जो बेसिस था क्लासिफिकेशन का, जो आधार था वो ये था कि फ्लावर की प्रेजेंस और एब्सेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि खुद ही एक जो एकलर थे वो टैक्सोनॉमिस्ट थे, इसलिए उन्होंने फ्लावर वाले कैरेक्टर को चुना था, सेलेक्ट किया था। ओके, तो उन्होंने क्रिप्टोगेमी और फेनोगेमी दो डिवीजन बताए। और उस क्रिप्टोगेमी के अंदर जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन हिडन रहते हैं और जिसके अंदर सेक्स ऑर्गन विजिबल रहते हैं, तो दोनों को अलग अलग डिवीजन के अंदर डिवाइड करते हैं। एक क्रिप्टोगेमी, दूसरा क्या कहलाता है फेनोगेमी। क्रिप्टोगेमी के अंदर उन्होंने 3 सब डिवीजन बताए। एक जो होगा थैलोफाइटा, दूसरा जो होता है जिसे अपन बोलते हैं ब्रायोफाइटा, तीसरा जो होता है टेरिडोफाइटा। ओके, जो क्रिप्टोगेमी के अंदर पढ़ते हैं। और फेनोगेमी के अंदर अपन पढ़ते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट। एकलर ने मोनोकॉट को पहले रखा, डाइकॉट को बाद में रखा, और डाइकॉट को वापिस 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक जो होगा अपना कहलाएगा जिम्नोस्पर्म, इसमें सीड्स कैसे होंगे, नेक्ड होंगे, और दूसरा जो होगा कहलाएगा एंजियोस्पर्म, जिसमें सीड्स की चारों ओर क्या होगी, कवरिंग होगी, यानी पेरिका प्रेजेंट होगी। ओके, नेक्स्ट अब एक जो वर्ड आए थे डाइकॉट और मोनोकॉट, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। हर एक चीज को समझते हुए आगे जाएंगे, कोई भी चीज स्किप नहीं करेंगे। और दूसरी जो मैंने आपको बताया भी एल्गी वगैरह, जो एग्जांपल आपको मैंने बताए थे, वो अब एल्गी की जब क्लास होगी तो उसके बारे में वहां पढ़ेंगे कि एल्गी के अंदर सबसे पहले उनका जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल वगैरह सब देखेंगे, तो वहां उस चीज को पूरा कवर कर लेंगे। आज अपन पढ़ते वापिस जो 2 वर्ड आए थे अभी, मोनोकॉट, दूसरा जो था डाइकॉट। तो सीधा सा मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है एक, 1 कोटिलिडन, इसके अंदर जो होते हैं 2 कोटिलिडन। ओके, एक कोटिलिडन होगा और इसके अंदर 2 कोटिलिडन होंगे, उसके नाम में दे रखा है। साइंस का सीधा सा मतलब यही है कि साइंस का जो वर्ड होता है ना, उसी के अंदर उसके अंदर परिभाषा छुपी रहती है, तो उसी को देखना आपने को। ओके, उस नाम को आप खोल दो तो आपको कहीं कहीं आइडिया मिल जाएगा कि इसका मतलब क्या होगा। मोनो का मतलब एक, और कोटिलिडन का मतलब होता है 20 पता, ठीक है, और डाई का मतलब होता है 2। तो इसके अंदर ऐसे प्लांट जिसके अंदर केवल एक कोटिलिडन होगा उसे अपन बोलेंगे मोनोकॉट, और जिसके अंदर 2 होंगे उसे अपन बोलेंगे डाइकॉट। दूसरा जो कैरेक्टर होगा कि मोनोकॉट जो प्लांट होते हैं उसके अंदर फाइब्रस रूट होती है। रूट कैसी होगी, फाइब्रस, जबकि डाइकॉट के अंदर रूट कैसी होती है, टेप रूट। इस कंडीशन को आप लोगों ने देखा होगा कि अपने खेत के अंदर जब भी अपन सीजन के अकॉर्डिंग जब अपन खेती वगैरह करते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको अपन तुरंत ही हाथ से पकड़े और ये खींचे तो हाथ में आ जाते हैं। और फिर आपने देखा होगा कि उसकी जड़ वगैरह देखे हो ना, तो कोई फिक्स जड़ नहीं होती, कोई एक प्राइमरी रूट नहीं होती, पूरा पूरा एक जाल होता है। तो इस टाइप की रूट जिसके अंदर प्राइमरी रूट क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी एक जाल बनेगा, एक नेटवर्क बनता है, तो वो जो रूट कहलाएगी अपने क्या कहलाएगी, फाइब्रस। और जिसमें प्राइमरी जो रूट होगी वो काफी डीप तक, काफी डीपली एंटर कर जाती है सॉइल के अंदर, तो उस टाइप की जो रूट होगी वो कहलाएगी टेप रूट। जैसे देखा होगा आप लोगों ने कि बाजरा या मक्का वगैरह आप उठा के देखोगे ना, तो उसके अंदर एक फाइबर नुमा, पूरा एक जाल नुमा रूट होती है, तो उस रूट को अपन बोलते हैं फाइबर। इजीली हाथ में भी आ जाती है, लेकिन जिसके अंदर टेप रूट होती है तो उसको आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, मतलब आपको खींचना पड़ेगा, तो भी नहीं, मतलब बड़ी मुश्किल से निकलती है। और बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं उनको तो आप हाथ से खींच के निकाल ही नहीं सकते। यानी उसके अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या होगा कि उनकी जो प्राइमरी रूट होगी वो काफी डीप तक एंटर कर जाती है। यानी देखते हैं जैसे ये कोई पौधा है, इस टाइप से यहीं पर एक रूट यानी
सॉइल की जो अपर सरफेस होती है वहां पर पूरा जाल बना देती है, और जैसा आप थोड़ा सा जोर लगाओगे तो निकल जाती है बाहर। तो इस टाइप की जो रूट होती है वो कहलाती है फाइब्रस। जबकि टेप रूट के अंदर क्या होता है कि कोई प्लांट होगा, उस प्लांट के अंदर प्राइमरी रूट होगी सबसे पहले, प्राइमरी रूट काफी डीप तक एंटर करेगी, और इससे प्राइमरी रूट से फिर क्या निकलेगी, सेकेंडरी रूट, और सेकेंडरी से फिर क्या निकलेगी, टर्सरी। यानी इस टाइप से उनका जाल बनेगा पूरा। तो टेप रूट डाइकोट के अंदर होती है, और जो फाइब्रस रूट होगी वो किसके अंदर होगी, मोनोकोट के अंदर। नाउ तीसरा जो कैरेक्टर होगा वो लीफ के रिगार्डिंग होगा, यानी इसके अंदर जो लीव्स होती है मोनोकोट के अंदर, उसके अंदर जो वेनेसन होता है, सीरा विन्यास जो होता है वो होता है पैरेलल टाइप का। किस प्रकार का होगा, पैरेलल टाइप का। जबकि इसके अंदर जो होता है वो किस प्रकार का होगा, रेटिकुलेट का। यानी पैरेलल का मतलब होता है समांतर, और रेटिकुलेट का मतलब होता है जाली का। ओके, जैसे ये कोई लीफ है तो आपने देखा होगा मिड लीफ होती है, और मिड लीफ से वैन निकलती है, और वैन से फिर वैनलेट होता है, तो एक पूरा जाल बनता है ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे पूरी तरह से फैला रहता है। तो अगर इस प्रकार का वेनेसन अगर किसी लीव्स के अंदर है, लीफ के अंदर है, तो वो कहलाएगा रेटिकुलेट, और ऐसे प्लांट क्या कहलाएंगे, डाइकोट। और जिसके अंदर पैरेलल होगा, जैसे आपने देखा होगा कि बाजरा या गेहूं वगैरह जो होते हैं उसके अंदर ये लीफ यूं जाएगी और वापिस नीचे की तरफ आती है ऐसे। तो इस प्रकार की लीव्स होगी, उसके अंदर किस प्रकार का वेनेसन होगा, पैरेलल। और अगर डाइकोट प्लांट है तो उसके अंदर किस प्रकार का सीरा विन्यास होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे, रेटिकुलेट। नेक्स्ट, ये देख दिया है, एक मिनट वापस देख लेता हूं। लीव्स के अंदर पैरेलल टाइप का, इसके अंदर किस प्रकार का होता है, रेटिकुलेट। तीसरा चौथा जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा वो होगा फ्लावर। यानी मोनोकोट जो प्लांट होते हैं उसके अंदर मोस्टली जो फ्लावर होंगे वो ट्राइमेरस होंगे, और डाइकोट जो प्लांट होते हैं उसके अंदर किस प्रकार के प्लांट होंगे, पेंटामेरस। ओके, फ्लावर जो होंगे आपने देखा होगा कि मैं यहां बना देता हूं, ऐसे रफली डायग्राम बना रहा हूं। ओके, आपने इस तरह का फ्लावर देखा होगा। तो नीचे की तरफ जो दिख रहा है आपको उसको बोलते हैं पेडिसल, यानी फ्लावर का वह भाग जो किसी ब्रांच से या टीथ से जुड़ा रहता है उसे अपन क्या बोलेंगे, पेडिसल। ओके, इसके ऊपर एक बेस होता है, एक फूला हुआ बेस होता है जिसे अपन बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं, थैलेमस, पुष्पासन। ओके, पेडिसल का मतलब हो गया व्रंत। ओके, तो वो पार्ट होता है जो टीथ से जुड़ा रहता है उसे अपन पेडिसल, और पेडिसल के जस्ट ऊपर की तरफ फूला हुआ बेस होता है जहां पर उससे अपन बोलते हैं थैलेमस। फिर आपने देखा होगा कि यहां पर एक वन होता है जिसे अपन बोलते हैं एक्सेसरी वन। ओके, ये जो होते हैं वर्स दो प्रकार के होते हैं, एक जो होगा अपना कैलिक्स, और दूसरा जो होता है वो कहलाता है कॉरोला। ओके, तो आपने देखा होगा किसी फ्लावर के नीचे की तरफ ग्रीन ग्रीन आपको छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, वो क्या कहलाती है, कैलिक्स कहलाती है, जो बाहर की तरफ दिखती है आपको। तो इनकी जो संख्या जो होती है, उनके जो नंबर होते हैं
अगर वो 3 होते हैं, यानी फ्लावर के अंदर उनकी संख्या अगर 3 है तो अपना फ्लावर क्या कहलाएगा, प्राइमेरस। या फिर संख्या कितनी हो, 5 है तो अपना क्या कहलाएगा, पेंटामेरस। तो कैलिक्स की जो संख्या होती है वो 3 है तो मोनो, 5 है तो डाइकोट। ओके, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं, उनके अंदर आपको ज्यादा देखने को भी मिलेगी। तो कैलिक्स जो होते हैं वो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, नीचे लीफ लाइक, उसके ऊपर आपको ब्यूटीफुल सुगंधित जो कलरफुल जो ऊपर दिखते हैं फ्लावर के जो भाग, उसे अपन बोलते हैं कोरोला। और इनके अंदर इस कोरोला के साथ में अंदर की तरफ आपने देखा होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इस तरह से अपन मोनोकॉट और डाइकोट दोनों को विभेदित करते हैं कि इनमें फर्क क्या है। ये कुछ जनरल कैरेक्टर है जिसके आधार पर अपन ये पता कर सकते हैं कि मोनोकॉट और डाइकोट प्लांट क्या होते हैं। एक कोटिलीडन होगा, इसके अंदर कितने होंगे, 2। उनकी जो रूट होगी वो फाइब्रस, इसकी कैसी रूट होगी, टेप रूट। लीव्स के अंदर आपने देखा होगा सीरामनिया जो होता है वो किस प्रकार का होता है, पैरेलल, जबकि इसके अंदर किस प्रकार का होगा, रेटिकुलेट। और फ्लावर के अंदर जो उनकी संख्या होती है, जो वर्ड्स होते हैं एसेसरी और डिप्लोटिवरी, उनके अंदर उनकी जो नंबर होते हैं, तो आपने देखा होगा जब फ्लावर का डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो नंबर ऑफ कैलिक्स या नंबर ऑफ सेपल लिखते हैं अपन। ओके, सेपल जो है सिंगल को बोलते हैं और पूरे वर्ग को बोलेंगे अपन कैलिक्स बोलेंगे। ओके, तो नंबर ऑफ सेपल अपन लिखते हैं 5, 3, 4। तो 3 है तो ज्यादातर केस में वो मोनोकॉट प्लांट होता है, और 5 है तो क्या होता है, प्लांट। तो ये पूरा अपन ने कंप्लीट एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, यानी शुरुआत अपन ने बायोलॉजी से की। ओके, बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा। इसके बाद बायोलॉजी के बारे में पूरा जानने के बाद अपन धीरे धीरे प्लांट की तरफ आए। तो प्लांट के रिगार्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लासिफिकेशन था वो सबसे पहले इक्लर ने दिया था 1839 से लेके 1887 तक। इन्होंने ये इन बिटवीन उन्होंने ये बताया था अपना क्लासिफिकेशन। उनका जो बेस था वो फ्लावर की एब्सेंस एंड प्रेजेंस के आधार पर था। ओके, तो ये पूरा इस क्लास के अंदर अपने डिटेल में समझा है। तो जैसे नेक्स्ट क्लास होगी अपनी, तो अपन इसके आगे और पढ़ेंगे कि प्लांट जो है, अब अपन जैसे आपने देखा था क्रिप्टोगामी के अंदर, तो हमारी जो क्लास होगी वो 1 बाय 1 स्टेप टू स्टेप चलेगी। ओके, तो सबसे पहले अपन क्रिप्टोगामी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, फिर अपन बात करेंगे फेनोगामी की। तो अगली वाली जो क्लास होगी उसके अंदर अपन क्रिप्टोगामी से आगे की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू।